Good morning, my dear student. My name is Ratnesh Kumar and today I teach class 12 biology. जी हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जीव विज्ञान में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आइए एक एक पार्ट देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल रंग का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबाओ तो जल्दी। जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पर मादा जनन तंत्र दिख रहा होगा। आइए इसके मुख्य पार्ट को बताते हैं। तो मुख्य पार्ट में योनि, युवा, अंडाशय और गर्भाशय, गर्भगुहा, ये सारी चीजें आती हैं। तो जैसा कि इसके पहले मैंने आप सभी को नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नर जनन तंत्र में सबसे जो मुख्य होता है उसमें क्या होता है भैया, वृषण। ठीक, सेम इसी प्रकार होता है वृषण। वह पुरुष जननांग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, सबसे मुख्य भाग होता है। सेम उसी प्रकार मादा में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, जिसे कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय मादा का सबसे यानी मादा जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो हार्मोन्स, कई प्रकार के हार्मोन्स क्या करता है, उत्पन्न करता है, और उसी से बॉडी क्या होती है, डेवलप होती है, जनन की प्रक्रिया आगे होती है। अगर यही चीज क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वह जनन प्रक्रिया कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लिखित माध्यम से कर परिभाषा देखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। एक एक वर्ड की परिभाषा हम आपको बताएंगे। कॉपी पेन लेके बैठे रहें। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज, एनालिसिस क्या होता है, निषेचन क्या होता है, सारी चीजें छोटी से छोटी, बारीक से बारीक आपको हम बताते हुए चलेंगे। आइए ध्यान से देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। जी हाँ बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं मादा जननांग। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि मादा जननांग। तो मादा जननांग किसे कहते हैं? तो मादा जननांग मादा में वैसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे मादा जननांग कहते हैं, और नर जननांग वे भाग जो क्या करते हैं, यानी नर के वे भाग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें नर जननांग, और मादा के वे भाग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें मादा जननांग कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैंने सबसे पहले बताया आपको, क्या बताया, अंडाशय। ठीक है ना, हो रहा है अंडाशय क्या होता है भैया। अब देखते हैं इसके बारे में अच्छे से संक्षिप्त टिप्पणी देखते हुए चलते हैं कि अंडाशय प्राथमिक मादा जननांग है, इसकी संख्या 2 होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, अंडाशय अगर आप इससे गौर से फरमाएं तो यहाँ पर अंडाशय की संख्या कितनी होती है भैया, ओके फुल स्टॉप। यहाँ पर अंडाशय की संख्या कितनी है भैया, 2। मैंने क्या होता है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है भैया, अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक, फिर अगर आप ध्यान से देखें तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका मुख्य कार्य अंडा का क्या करना, निर्माण करना होता है। यानी कि अंडे का निर्माण करना कहने का मतलब क्या है भैया, कि पुरुष में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र, और जो कि यहीं पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, अंडाशय में। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, अंडों का निर्माण करते हैं, यानी वही हार्मोन्स का मतलब एक शुक्राणु का निर्माण करते हैं, यानी अंडे का निर्माण करते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। सॉरी, अंडाशय से क्या होते हैं भैया, 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अब आइए उन तीनों प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे रहें। अगर पेन और कॉपी आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नर जनन तंत्र का वीडियो का जो लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर जो बच्चे ना पढ़े हों
संक्षिप्त टिप्पणी उस पर है, आराम से वहां देख लीजिए। 25 मिनट की वीडियो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं वे तीनों हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है भैया? यह हार्मोन मासिक चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है उसे कौन नियंत्रित करता है भैया? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की ही जब कमी हो जाती है तो मासिक चक्र क्या होता है का जो समय अवधि है वह रूपांतरित हो जाता है, यानी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से महिलाओं में तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और फिर उसके बाद में ये सभी चीजें दवाओं के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा इन सभी चीजों को क्या कर दिया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है और फिर यह सभी चीजें क्या होती हैं? वापस आ जाती हैं, यानी कि अपने निश्चित समय पर आ जाती हैं, निश्चित स्थान पे आ जाती हैं, जिससे ये सभी चीजें हार्मोन्स क्या होते हैं? मासिक चक्र नियंत्रित हो जाता है। फिर अगला कहा जा रहा है भैया डी नंबर, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भ धारण करने में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन यह स्तन विकास, यानी स्तन के विकास में और गर्भ धारण में क्या करता है? सहायता करता है। फिर तीसरा अगर देखें रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है भैया? रिलैक्सिन, ठीक है, तो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या करता है भैया? यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी के लिए सहायक या फिर सहायक है, या यूट्रस के मार्ग को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। क्या कह रहे हैं भैया? रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ये हार्मोन क्या करता है? ओके, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए रिलैक्सिन जो हार्मोन्स है वह क्या कर देता है भैया कि जब किसी शिशु का जन्म होने वाला होता है, यानी जन्म होना प्रारंभ होता है, तो वह इसमें क्या करता है? सहायता करता है। और सहायता कौन सी करता है? तो भैया ये क्या है? यूट्रस है। इस मार्ग को बोला जाता है यूट्रस। क्या बोला जाता है? यूट्रस। और यह इस भाग को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है? किसी भी शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है, न ज्यादा कोई नॉर्मल, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी, ओके, ठीक है ना। तो देखिए रिलैक्सिन यह हार्मोन प्रसव के लिए सहायक है। प्रसव मतलब होता है डिलीवरी, ठीक है ना। और जिन लोगों और या क्या कह रहे हैं? या यूट्रस के मार्ग को भी, मैंने बताया यूट्रस के मार्ग को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, ठीक है ना। तो रिलैक्सिन का काम क्या होता है भैया? या प्रसव को क्या कर देता है? यानी कि आरामदायक बना देता है आसानी से, जिससे उनको प्रसव पीड़ा क्या होती है? कम होती है। किसी भी शिशु को जन्म देते समय महिलाओं को अत्यधिक क्या होती है? पीड़ा होती है, जिस समय ये रिलैक्सिन जो होता है, रिलैक्सिन नामक या हार्मोन क्या कर देता है? यूट्रस को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। यानी इसमें ये रिलैक्सिन नामक जो ये हार्मोन होता है या क्या करता है? स्त्राव करता है, यानी हल्का हल्का बहना प्रारंभ कर देता है, और उसके बाद में क्या कर देता है? इस चीज को क्या कर देता है भैया? चौड़ा कर देता है। किसको कर देता है? यूट्रस को कर देता है। और यूट्रस नॉर्मल डिलीवरी जिनमें होती है उनमें रिलैक्सिन क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में होती है। रिलैक्सिन अत्यधिक मात्रा में होती है, और अत्यधिक मात्रा में होने के कारण नॉर्मल डिलीवरी सक्सेस होती है। और जिनमें यही चीज की कमी होती है, यानी रिलैक्सिन की कमी होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी अधिकांशतः नहीं हो पाती है, जिनमें ये चीजों की कमी होती है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होता है भैया? अंडवाहिनी जहाँ से अंड क्या करते हैं? जो अंड का निर्माण होता है, यानी अंडों का जो निर्माण होता है वो क्या होते हैं भैया कि अंडाशय से क्या करते हैं? जिस नलिका से जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी कहा जाता है। अब देखते हैं यह क्या होता है कि यह लंबी नली होती है, यानी ट्यूब के समान की रचना होती है, यानी यह एक लंबी क्या होती है? नली के समान इसकी संरचना होती है, या फिर जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। क्या करते हैं? यानी कि भैया ओवरी किसे बोला जाता है भैया? ठीक है, यह कहा जाता है किसको? अंडाणु। जहाँ पर क्या कहते हैं? अंडों का निर्माण होता है, यानी जहाँ पर अंडाणु होते हैं उन्हें क्या कहा? ठीक है ना, उनको कहाँ से जोड़ता है? यूट्रस से जोड़ने की जो नली होती है उसे क्या कहा जाता है?
अंडाणु कहा जाता है। स्टार्ट करिए। हाँ, जी हाँ बच्चों, अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये क्या है, अंडाशय, ठीक है ना। अंडाशय से निकलने वाले अंडु जिस नलिका से कहाँ तक पहुँचते हैं, गर्भाशय तक पहुँचते हैं, यानी कि यूट्रस तक पहुँचते हैं, उस नलिका को क्या कहा जाता है भैया, ठीक है ना। उस नलिका को, यानी कि ऐसी नलिका जो अंडाशय से अणुओं को गर्भाशय यूट्रस तक पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही कहा गया कि यह लंबी नली के समान रचना होती है जो ओवरे को क्या करते हैं भैया, यूट्रस से जोड़ती है, और यह निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है भैया, अंडवाहिनी में होती है। जय बच्चों, अब हम देखते हैं यूट्रस। यूट्रस की हिंदी होती है गर्भाशय। तो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस ये क्या करते हैं भैया, भ्रूण का क्या करते हैं, विकास करते हैं। यूट्रस में ही भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। यूट्रस में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, यानी कि गर्भाशय में होता है, ठीक है ना। भ्रूण अभी हम बता रहे हैं भ्रूण होते क्या है, ठीक है ना। फिर यूट्रस का आकार थैली के समान होता है, यानी कि एक किसके समान होता है, थैली के समान होता है, थैली के समान। और यूट्रस में बनने वाला भ्रूण यानी कि बच्चा, शिशु को जब छोटा, यानी कि जब शुक्राणु क्या करते हैं, मादा जननांग तक पहुंचते हैं, तो उनमें क्या होती है, उनमें क्या किसी नए शिशु का बनना प्रारंभ होता है। तो जब शिशु बनना प्रारंभ कर देता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि यूट्रस में बनने वाला जो भ्रूण यानी बच्चा है का सबसे पहले हृदय बनता है। यानी कि सबसे पहले क्या बनता है, अगर क्वेश्चन ये मतलब बनता है, लगभग के पेपर में पूछे जाते हैं कि मादा में किसी शिशु का जब निर्माण होता है तो सबसे पहला अंग कौन सा बनता है, तो सबसे पहला क्या बनता है भैया, हृदय बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या बनता है भैया, हृदय बनता है। नॉर्मली ये उन लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि जो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। इन सब के लिए जरूरी होता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि यूट्रस में ही बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है, हृदय बनता है। फिर आगे कहा जा रहा है यूट्रस के अंदर भ्रूण यानी बच्चा इमियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका होता है। यानी कि बच्चे के किनारे किनारे क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है ना। किनारे किनारे क्या होता है, एक आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, इमियोटिक। क्या कहते हैं भैया, इमियोटिक कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। फिर भ्रूण को भोजन गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भनाल। उसकी वैज्ञानिक नाम प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा। यानी जो छोटा सा शिशु होता है उसको प्रोटीन अन्य सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है ना, गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा मिलती है। और फिर आगे कहा जा रहा है गर्भाशय के दौरान महिलाओं में Fe यानी कि लोहा तथा Ca की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, यानी लौह तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है ना भैया। गर्भावस्था के दौरान यानी कि हाँ जब वो गर्भधारण की होती है तो उनमें किसकी कमी हो जाती है, लौह अवस्था की कमी हो जाती है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहते हैं। और वे ही शुक्राणु जनन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि शुक्राणु ही जन्म की क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े, ठीक है ना। हाई स्कूल इंटर दोनों के पेपर में पूछा जाता है। तो शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है भैया पॉइंट में कि मादा युग्मक को
अंडाणु, ठीक है ना, ओव्यूम कहते हैं अंडाणु का आकार, ठीक है ना, स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। यानी मतलब भैया अंडाणु का आकार आप नॉर्मल देखिए तो छोटा सा होता है, ठीक है ना, नॉर्मली, लेकिन जो क्या कह रहे हैं भैया जी, अंडाणु, अंडाणु का आकार कैसा होता है भैया, अंडाणु जैसे नाम से पता चला अंडे के समान, ठीक है ना, तो इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और वहीं पर शुक्राणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। फिर अंडाणु गोल आकार का होता है, इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी 23 जोड़े मतलब नर में और 23 जोड़े मादा में। फिर आगे कहा जा रहा है कि अंडाणु के बाहर के आवरण को, ठीक है ना, अंडाणु के बाहर के आवरण को क्या कहा जाता है, कोरोना रेडियोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियोटा कहते हैं। अंडाणु के जो बाहर का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडियोटा कहते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि कोरोना रेडियोटा जो होता है, तो कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जोना प्लेसोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जोना प्लेसोडा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, यानी मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु, और नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और अंडाणु का जो आकार होता है वह स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसका आकार क्या होता है, गोल होता है, इसका आकार गोल होता है। ओके ठीक, अब देखिए ये है आपका अंडाणु, ठीक है, और ये क्या है, स्पर्म। आप आकार देख सकते हैं, ठीक, ये क्या होता है भैया, अंडाणु, ये फीमेल में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये मेल में पाए जाते हैं यानी पुरुष में पाए जाते हैं। इनका आकार इनकी तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। कैसा होता है भैया, छोटा होता है, ठीक है ना। ये चीज मैं समझाना चाहता था कि जो मादा में मादा में युग्मक पाए जाते हैं उन्हें अंडाणु कहा जाता है, ठीक है ना, मादा युग्मक कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, अंडाणु इनमें गोल होते हैं और शुक्राणु क्या होते हैं, इनकी तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जी हाँ बच्चों, आगे आपको बताया जा रहा है कि जो युग्मनज बनते हैं, भ्रूण बनते हैं या शिशु बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने कुछ लाइनें लिखी गई हैं जो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, कि गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र क्या होते हैं, रुक जाते हैं, यानी फीमेल में जो ये प्रॉब्लम होती हैं ये क्या होती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है। कब, जब वह गर्भावस्था धारण होती हैं। फिर नर युग्मक और मादा युग्मक, जब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, यानी कि जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का स्पर्म होता है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है भैया, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज, ठीक है ना। और युग्मनज के बाद फिर कुछ दिन पश्चात यही युग्मनज किस में बदल जाते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं, यानी इनका आकार क्या होता है, बनना प्रारंभ हो जाता है, हाथ पैर ये सब क्या होता है, बनना प्रारंभ हो जाता है। और फिर क्या आते हैं, बन जाते हैं, वो शिशु का निर्माण कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे है, क्या आपको पता है कि किसी भी मादा में जब किसी शिशु का निर्माण होना होता है तो कैसे पता होता है, ये युग्मनज जो होते हैं इनमें कैसे पता होता है कि हाथ कहाँ लगना है, पैर कहाँ लगना है, आंखें कहाँ लगनी है, हार्ट कहाँ लगना है, ये कैसे पता होता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। सभी चीजों में किसी भी प्रकार के जो बीज पत्र हो या बीज हो, उन सभी में एक चीज पाया जाता है, वो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या पाया जाता है भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसी कारण यह निर्धारित होता है कि किसी भी शिशु का हाथ, पैर, आंखें, किडनी, हार्ट, ये सब चीजें कहाँ लगनी है, ये कौन निर्धारित करता है, ठीक है ना, ये निर्धारित करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कौन निर्धारित करता है भैया, जेनेटिक
इंफॉर्मेशन ये सभी चीज़ों में पाया जाता है, चाहे ये पौधों में हो, ठीक है ना, या फिर मनुष्य में, ये दोनों में पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, सभी चीज़ों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम इस पे आते हैं, ठीक है ना। नर युग्मक मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज कुछ दिन पश्चात किसमें बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है, और भ्रूण धीरे धीरे करके इन सभी के यानी कि शिशु का क्या हाथ पैर सब अच्छी तरीके से लग जाने के बाद क्या बन जाते हैं, शिशु का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। जी हाँ बच्चों, आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है भैया, युग्मनज होता है। क्या होता है, युग्मनज, यानी कि यहाँ मेल और फीमेल के क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं। और फिर इसके बाद क्या निर्माण होता है, भ्रूण का। भ्रूण में हाथ पैर ये सब क्या होते हैं, नहीं बने होते हैं, बस केवल आकार थोड़ा सा आया रहता है। और इसके बाद में फिर बेबी बनना प्रारंभ होता है, तो इसमें हाथ पैर और किडनी ये सभी लग चुकी होती हैं। और किसके कारण लगती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण या सही से लग जाती हैं। किसके कारण, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण। मानव हो, जानवर हो, फूल पत्ती हो, सब में क्या होता है, आकार अपने अपने स्थान पे लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि सभी अंग अपने अपने स्थान पे लग जाते हैं और इसके पश्चात फिर क्या बनता है, बेबी, किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक ना भैया। जी हाँ बच्चों, आइए अब देखते हैं परखनली शिशु क्या होता है। परखनली शिशु या 12th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो मादा जनन तंत्र है यह इम्पोर्टेंट है, और नर जनन तंत्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा आसानी से। केवल आप परिभाषाएं पढ़ते हुए चलेंगे, चित्र ऑटोमेटिक आप बना लेंगे, इस प्रकार से आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं परखनली शिशु किसे कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, परखनली शिशु किसे कहते हैं कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ना कराकर, ठीक है ना, बाहर परखनली में कराई जाती है, तो फिर निषेचन अंडे को बनाकर पुनः माता गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसे परखनली शिशु कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है भैया कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों या फिर मेल हो फीमेल हो, ठीक है ना, उनकी संतानें नहीं होती हैं, ठीक है ना। संतान न होने के कारण वो सभी बहुत परेशान होते हैं, सामाजिक से भी मानसिक से भी सभी प्रकार की प्रताड़नाएं वो सहते हैं। तो वो क्या करते हैं भैया, लास्ट ऑप्शन एक होता है कि क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा महिलाओं में ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस कारण से वह गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो क्या चीज़ होती है कि जब बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है तो शुक्राणु जब वजाइना में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय वो क्या होते हैं, डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है भैया कि वो डेथ भी ना हो और उनका बच्चा भी क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो क्या किया जाता है, अंडाणु से मादा के युग्मक को निकाल लिया जाता है और फिर उसके शुक्राणु को ले लिया जाता है और उनको परखनली में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और उनको मिलाने के बाद वो क्या बन जाते हैं, युग्मनज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, युग्मनज, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मादा के किसको ले लिया जाता है, मादा के युग्मक को ले लिया जाता है, यानी उसके अंडे को ले लिया जाता है, अंडाणु को, सॉरी अंडाणु में कई अंडे होते हैं, उसके एक अंडू को ले लिया जाता है और नर के शुक्राणु को ले लिया जाता है और फिर परखनली में रख के मिला दिया जाता है। और उसके बाद वो कुछ ही दिनों में क्या बन जाते हैं भैया, युग्मनज बन जाते हैं। और युग्मनज को फिर क्या किया जाता है, परखनली में मिलाकर फिर उन्हें क्या किया जाता है, फिर से यूट्रस में क्या करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, यानी गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है और गर्भधारण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। और इसी क्रिया को कहा जाता है परखनली शिशु। जो बच्चे ना देख पा रहे हैं वो या फिर कॉपी पेन ना लिए हों वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है, महिला के जो अंडाणु होते हैं वहां से क्या किया जाता है, अंडाणु को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। एक्स को ले लिया जाता है, उसके बाद में जो पुरुष होते हैं उनके स्पर्म को ले लिया जाता है और दोनों को क्या किया जाता है, परखनली में मिला लिया जाता है। गौर से देखिए, आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले महिला
अंडाणुओं में से अंडुओं को निकाल लिया जाता है, यानी एग्स को निकाल लिया जाता है, और पुरुष में से स्पर्म को ले लिया जाता है, शुक्राणु को ले लिया जाता है, दोनों को प्रखनली में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। उसके बाद में लोड करके इंजेक्शन में क्या किया जाता है, यूट्रस में क्या किया जाता है, उसको क्या करते हैं, यूग्नस को क्या करते हैं, इंटर करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। इसी क्रिया को कहा जाता है परखनली शिशु, यानी शिशु परखनली। ठीक है ना जी हाँ बच्चों। अब देखिए, विश्व में पहले परखनली शिशु 25 जुलाई 1987 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन की हुई थी। लुई ब्राउन जो थी, उन्होंने पहली बार 25 जुलाई 1978 में परखनली शिशु को गर्भधारण किया था। भारत में पहली बार परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986, ठीक है ना भैया, 1986 को मुंबई में इंदिरा में हुई थी। फिर आगे क्या कहा जा रहा है भैया कि सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर किसे कहते हैं, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को आईवीएफ तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला क्या कहलाती है भैया, क्या कहलाती है, सैरोगेट मदर कहलाती है। कहने मतलब भैया, अब आईवीएफ क्या है, आईवीएफ मतलब वही परखनली शिशु, ठीक है ना। कहने मतलब भैया, युग्मज किसी दूसरे महिला का, स्पर्म उनके हस्बैंड का, युग्मज बन के तैयार हो गया और उसको इंटर कहाँ करा दें, किसी दूसरे महिला में करा दें, यानी जिसका युग्मज है उसमें नहीं, किसी दूसरे में। और खास करके ये कौन करता है पता है, ये हीरोइंस करती हैं। आजकल की जो हीरोइन होती हैं वो क्या करती हैं, गर्भधारण खुद नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, यही परखनली शिशु करा लेती हैं, जिससे क्या होता है, ताकि उनकी सुंदरता क्या रहे, बरकरार रहे, ऐसा देखा गया है। ठीक है ना। तो क्या किया जाता है भैया कि उनके अंडाणुओं को ले लिया जाता है, इनके स्पर्म को ले लिया जाता है, दोनों को मिला के जब किसी दूसरी महिला में, यानी जिसके अंडाणु है उसमें नहीं, किसी तीसरी महिला में क्या कर दिया जाए, इंटर कर दिया जाए, प्रवेश करा दिया जाए, और वह उस बच्चे को क्या करे, पाले उसे, यानी कि गर्भधारण करे। ठीक है ना, सकुशल गर्भधारण करे और उस बच्चे को क्या करे, जन्म दे। ठीक है ना। तो ऐसी माता को क्या कहते हैं, सैरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं कुछ अहम चीजें। जी हाँ बच्चों, आइए अब देखते हैं बाध्यकरण क्या होता है, यानी कि हम इन सभी चीजों को कैसे रोकें। यानी कि जो भी बाध्यकरण मतलब किसी चीज को बाधित करना, बाधित करना मतलब जब किसी चीज को हम, यानी किसी चीज को अब जन्म न देना चाहें तो सबसे पहली चीज होती है नसबंदी, यानी कि वैंसकोटोमी, या पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं भैया, वैंसकोटोमी कहते हैं। इसे इसमें क्या कहते हैं, वैस डिफेंस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, यानी कि जो शुक्राशय होता है उसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, यानी शुक्राशय का निर्माण नहीं होने पाता है, यानी उसकी नसों को क्या कर दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। और फिर ट्यूब, ठीक है ना, कोटोमी, ट्यूब कोटोमी क्या होता है, यानी कि यह महिला में होता है, ये तो पुरुष में था, और ये किसमें होता है, महिलाओं में होता है। महिलाओं में क्या किया जाता है कि मादा नलबंदी को ट्यूब कोटोमी कहते हैं। इसमें फिलोपियन ट्यूब काट दी जाती है, यानी फिलोपियन ट्यूब क्या होती है भैया, जो अंडाणुओं को क्या करती है, गर्भाशय तक लाने का करती है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे ये हैं जुड़े हुए आपस में, अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, काट के क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अब ये अलग है, दूसरे तक पहुँच नहीं करेंगे, जो कुछ भी आ रहा है इधर से कहीं ना कहीं आउट हो जा रहा है। और लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर बांध देते हैं तो ये क्या करेंगे, अवय नहीं करेंगे, ठीक है ना, वहीं रुके रहेंगे। तो सेम यही चीज प्रोसेस की जाती है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और लास्ट में यही दोनों को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है ना। तो ट्यूब कोटोमी में क्या किया जाता है, या महिलाओं में, यानी महिला नसबंदी कहलाती है, यानी मादा में नलबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूब कोटोमी कहते हैं। इसमें फिलोपियन ट्यूब काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है ना। फिर आता है हिस्टेरोटोमी। ये क्या होता है कि जब पूरा यूट्रस को काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भैया, हिस्टेरोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हिस्टेरोटोमी कहते हैं। हिस्टेरोटोमी का मतलब क्या होता है, यूट्रस, यानी कि जब
पूरे गर्भाशय को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि एक होता है क्या करते हैं, नस को काट दे के बांध देते हैं, ठीक है ना, वो हो जाती है यानी कि महिला नस बनती। और दूसरा क्या करते हैं भैया कि वो गर्भाशय को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, यानी कि ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, आवत तो सुनी होगी आपने, ठीक है ना। फिर लास्ट में आता है इम्पनियो, ठीक है ना, इम्पनियो सेप्टोसिम। ये क्या होता है भैया, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है या लड़की, उसे ही इम्नियो सेप्टोसिम कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12, ठीक। किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है या लड़की, उसे क्या कहते हैं भैया, इम्नियो सेप्टोसिम कहते हैं। या कानूनी रूप से क्या है, प्रतिबंधित है, यानी इस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में क्या करते थे और आज के समय में ये करते हैं, जिनकी कई बेटियां हैं तो क्या करते थे, लिंग निर्धारण करा लेते थे, यानी जिससे पता चल जाता था कि गर्भावस्था में कौन है, लड़की है या लड़का है। अब जैसे ही जानते थे कि वो लड़की है तो उसको क्या कर देते थे, तो उन बच्चों को गिरा दिया जाता था या फिर उनकी डेथ करा दी जाती थी, जिसके कारण इस जांच को क्या कर दिया गया, भारत में बैन कर दिया गया है। अन्य 13 देशों में भी ये क्या है, बैन है, ठीक है ना। तो आशा और उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। हो सकता है वीडियो मैंने 25 मिनट लगाया था, तो आशा है कि थोड़ा सा लंबी हो गई होगी। फिलहाल आपको अच्छे से समझ में आए, 2 मिनट मायने नहीं रखता है अभी के समय में। आने वाले समय में वही पेपर में जब आप बैठेंगे 2 मिनट आपका बहुत ही अहम होगा। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने नर जनन तंत्र अभी तक नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा, आपका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।